भारत में प्राचीन काल से ही सूर्य की पूजा की जाती रही है। गायत्री मंत्र के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कम लोग ही ये जानते हैं कि गायत्री मंत्र सवितुर यानी कि सूर्य देवता के लिए प्रार्थना का रूप भी माना जाता है। सूर्य की इस गौरवशाली परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है मार्तंड मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे किसने बनवाया था? इतिहास सीरीज में आपका स्वागत है। आइए फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं। हर पीढ़ी एक सेतु की तरह है। अतीत से एकत्रित ज्ञान को युवा पीढ़ियों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इतिहास को जानकर उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए जानते हैं एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसकी चमक स्वयं सूर्य के समान थी। आज हम उपेक्षा के बादलों को हटाकर ललितादित्य मुक्तपीड नामक सूर्य को इतिहास के आकाश में चमकता हुआ देखेंगे। ललितादित्य मुक्तपीड का जन्म करकोटा राजवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम था दुर्लभक प्रतापादित्य। ललितादित्य 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई चंद्रपीड ने 8 साल तक राज्य में शासन किया। छोटे भाई तारापीड ने उनकी हत्या कर दी। तारापीड ने थोड़े समय के लिए शासन किया और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 724 ईस्वी में ललितादित्य ने सत्ता की बागडोर संभाली और 37 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। सौर एक परंपरा है जिसमें सूर्य के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। ललितादित्य के जीवन में भी कई सौर पक्ष थे। आइए उनके विजय और मित्रता पक्ष पर दृष्टि डालते हैं। सूर्य उन सभी भूमि पर विजय प्राप्त करता है जिस पर वह अपनी दृष्टि रखता है। अपने नाम के अनुरूप ललितादित्य ने भी हर युद्ध में विजय प्राप्त की। ललितादित्य के सिंहासन संभालने के तुरंत बाद ही अरब खिलाफत के प्रशासक जुनैद अल-मूरी ने इस्लाम अपनाने के लिए उन्हें खलीफा का फरमान भेजा। ललितादित्य स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने आक्रामक कदम उठाते हुए जुनैद अल-मूरी पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने पंजाब की सीमा पार की और अपनी घुड़सवार सेना की चतुराई से विरोधी खेमे की मजबूत सेना को धूल चटा दी। सिंध, मुल्तान और बलूचिस्तान के शासक अरब खिलाफत के अधीन थे। उन्हें इस्लाम स्वीकार करने की शर्त पर अपनी भूमि पर शासन करने की अनुमति दी गई थी। ललितादित्य ने इन शासकों को अरबों की गुलामी बंद करने और उनके खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उनके इस कदम से अरबों के लिए आर्थिक संकट पैदा हो गया। अरबों पर आर्थिक चोट करते हुए ललितादित्य उनके समूल नाश की ओर बढ़ चले। उन्होंने कन्नौज के राजा यशोवर्मन के साथ हाथ मिलाया और अरबों के कब्जे वाले भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 2 मोर्चों को खोलकर एक साथ हमले शुरू किए। इन हमलों ने अरब विस्तारवाद को रोका और उनके उपद्रव को समाप्त किया। ललितादित्य ने अरबों को तोखरिस्तान से भगा दिया था। वे न केवल व्यापार मार्गों को मुक्त करने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने वहां स्थानीय तुर्की शासन व्यवस्था स्थापित करने में मदद भी की। तुर्की शासक ने स्पष्ट रूप से ललितादित्य की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था। तोखरिस्तान से लौटते समय उन्होंने गिलगित, बाल्टिस्तान, द्रास, लद्दाख और स्कार्दू क्षेत्रों पर आक्रमण किया जो तिब्बत के अधीन थे। उन्होंने जोजिला दर्रे को तिब्बत से मुक्त कराया। 730 ईस्वी तक ललितादित्य ने दर्दिस्तान या दर्द देश, उत्तरी पाकिस्तान, भारत में कश्मीर और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ भूभाग, तुर्किस्तान और ट्रांसऑक्सियाना, मध्य एशिया का भाग जो लगभग आधुनिक उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, दक्षिणी किर्गिस्तान और दक्षिण पश्चिमी कजाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, पर विजय प्राप्त की। ललितादित्य ने गिलगित के मार्ग से तिब्बत पर चढ़ाई की, जबकि यशोवर्मन ने दक्षिण से हमला किया। तिब्बत को एक साथ पराजित किया और कई व्यापार मार्गों को मुक्त कराया। ललितादित्य ने उत्तरी मार्गों को तिब्बती नियंत्रण से मुक्त कराया था। वहीं यशोवर्मन ने नेपाल से बंगाल तक तिब्बत के मार्गों को स्वतंत्र कराया। इन अभियानों के साथ साथ जबुलिस्तान और काबुल पर उनके आक्रमण ने कश्मीर को अत्यधिक संपत्ति प्रदान की थी। ललितादित्य और यशोवर्मन द्वारा अरबों के विरुद्ध संयुक्त अभियान से खाली कराए गए भूभागों के बंटवारे को लेकर उनके बीच मतभेद हो गए। ललितादित्य ने यशोवर्मन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। एक विशाल और शक्तिशाली सेना होने के बावजूद यशोवर्मन ललितादित्य से हार गए। स्वयं को बचाने के लिए
यशोवर्मन ने ललितादित्य के साथ संधि की। ललितादित्य के मंत्री मित्र शर्मा को संधि पत्र में ललितादित्य से पहले वर्णित यशोवर्मन का नाम पसंद नहीं आया। उन्होंने इस ओर ललितादित्य का ध्यान आकर्षित किया। ललितादित्य ने फिर से युद्ध करने का निर्णय लिया। यशोवर्मन को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। अपना नाम पहले रखने का दुष्परिणाम यशोवर्धन को पराजय के रूप में भुगतना पड़ा। बाद में उन्होंने कलिंगा तक अपनी विजय पताका फहराई। कुछ स्रोतों से उनके कैस्पियन सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के एक क्षत्र साम्राज्य का पता चलता है। अक्सर हम इस पराजय भाव से भरा आख्यान सुनते हैं कि भारतीयों ने कभी अन्य देशों पर विजय प्राप्त कर उनके भूभागों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। हम में से ही कुछ लोगों ने कई बार इसे गर्व के रूप में महामंडित करने का प्रयास किया है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जहां शक्ति की पूजा की जाती है, जहां विस्तरण ही शक्ति है, निष्क्रियता अर्थात निर्बलता। सम्राट ललितादित्य की विजयों की कहानी हमें यही सिखाती है। वो लगातार विजय का परचम कैसे लहरा सके? इस प्रश्न का उत्तर है ललितादित्य का दूसरा सौर पक्ष, प्रकाश। एक राजा की चमक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपनी सेना का प्रबंधन कैसे करता है। ललितादित्य की सेना में पर्वतीय जनजातियों के साथ साथ पंजाब में पठार भूमि युद्धों के अनुभवी योद्धा शामिल थे। इस मिश्रण के कारण वे अपनी विजय पताका लहरा सके। ललितादित्य ने चीनी सैनिकों को भी अपनी सेना में शामिल किया और उनकी राजनीतिक, रणनीतिक और सैन्य तकनीकों का पूरा उपयोग किया। ललितादित्य अरबों को हराने में सक्षम हुए क्योंकि उनकी सेना में ज्यादातर घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। उनकी तुलना में अन्य भारतीय राजा मैदानी इलाकों में हाथियों पर अधिक निर्भर रहते थे। अरबों ने ऊंटों और घोड़ों का इस्तेमाल किया। हाथियों ने भारतीय राजाओं की गति को धीमा कर दिया, जिससे तेजी से चलने वाले अरबों को लाभ हुआ। ललितादित्य अपनी घुड़सवार सेना के साथ तेज चाल से चल सकते थे। महान विजेता, कुशल रणनीतिकार, ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रजा के लिए उनका शासन कैसा था? ये हमें उनके तीसरे सौर पक्ष की ओर ले जाता है, सौहार्द, उत्साह या फिर कहें गर्माहट। क्या आपने कभी सर्दियों की सुबह में सूर्य के गर्म आलिंगन का आभास किया है? यही भाव ललितादित्य का अपनी प्रजा के प्रति था। उनके द्वारा अपनाए गए सबसे बड़े कल्याणकारी कार्यों में से एक था कश्मीर घाटी को बाढ़ से छुटकारा दिलाना, जिस कारण एक बड़े भूभाग पर खेती संभव नहीं हो पाती थी। वे पहले राजा थे जिन्होंने अनुभव किया कि चट्टानों और गाद को साफ करने से पानी का प्रवाह तेज हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप जल स्तर सुधरेगा। इससे लोगों को खेती के लिए बड़े पैमाने पर जलमग्न भूमि उपलब्ध हो जाएगी। पानी की कमी वाले क्षेत्रों को भी खेती योग्य बनाने के लिए उन्होंने कई नहरों का निर्माण करवाया। कल्हण ने उल्लेख किया है कि उन्होंने चक्रधरा और कई अन्य स्थानों पर पानी ले जाने के लिए जल चक्रों का निर्माण करवाया था। इस युक्ति से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे लोगों का कल्याण हुआ और उनकी समृद्धि में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। एक और सौर्य पक्ष था जिसने ललितादित्य के शासन को विशेष बनाया था, विवेक। जो सूर्य सूखे पत्तों को जला सकता है, वही सूर्य फलों को पका भी सकता है। इसी तरह ललितादित्य भी विवेक और शासन चातुर्य से परिपूर्ण थे। वह उन समस्याओं को भली भांति समझते थे जो जमींदार कुलीन तंत्र दमारस के शक्तिशाली वर्गों के विद्रोह करने पर उत्पन्न हो सकती थी। उन्होंने कहा था कि यदि वह अधिक धनवान हुए तो वह एक ही वर्ष में अत्यधिक दुर्जय और राजा के आदेशों की उपेक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाएंगे। ललितादित्य ने अपने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह सेना के दो अंगों अर्थात घुड़सवार सेना और पैदल सेना की भर्ती में बहुत सावधानी बरतें। उनका आदेश था कि एक ही स्थान से दो व्यक्तियों को एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए। इससे उन्हें अपने शासन को सुदृढ़ करने और आंतरिक विद्रोह की किसी भी संभावना को समाप्त करने में मदद मिली। उनके सबसे महत्वपूर्ण सौर पक्षों में से एक है सौर मंडल का प्रशासन। सूर्य अपने तेज के साथ सौर मंडल में ग्रहों पर आधिपत्य करता है। इसी तरह ललितादित्य ने एक प्रशासनिक तंत्र तैयार किया जो उनके अधीन राजाओं पर नियंत्रण रखता था। उन्होंने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 नए पद अधिकारियों का निर्माण किया। महाप्रतिहार पीड़ उच्च सदन, महासंधि विग्रहिका मुख्यमंत्री,
महाशवशाला, अश्वमंत्री, महाभंडारगर, कोषाध्यक्ष और महासाधना भाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन 5 अधिकारियों या कर्म स्थानों को सामूहिक रूप से पंच महाशब्द कहा जाता था। इसे उन्होंने अपने राज्य के प्रशासनिक ढांचे के साथ साथ अधीनस्थों पर भी क्रियान्वित किया। सूर्य संपूर्ण सृष्टि पर शासन करता है ना? ललितादित्य ने भी सूर्य से ही शासन की दीक्षा ली थी। कश्मीर के इतिहास में उनके शासनकाल में किए गए रचनात्मक कार्य अद्वितीय हैं। अरबों और तिब्बतियों पर असाधारण विजय के बाद उन्होंने परिहासपुर यानी खुशियों का नगर बसाया। उन्होंने अपनी नई राजधानी परिहासपुर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। ललितादित्य ने परिहासपुर में अपने लिए एक महल, कुछ मंदिर और एक चैत्य का निर्माण कराया था। उनमें से परिहास केशव, मुक्त केशव, गोवर्धन देव और महावरा प्रमुख मंदिर थे। ललितादित्य ने महान सार्वजनिक कार्य किए, कई भवन बनवाए, साथ ही वो शिक्षा के भी संरक्षक थे। उनके शासन में हुए कुछ कार्य तो चमत्कार से कम नहीं है, जैसे 3600 किलो चांदी से बनी परिहास केशव की मूर्ति, 979 किलो सोने से बनी मुक्त केशव की प्रतिमा, नरहरि की एक मूर्ति जिसके ऊपर और नीचे चुंबक लगाकर हवा में लटका दिया गया था, एक विष्णु स्तंभ जिसकी ऊंचाई 54 हाथ थी और शीर्ष पर गरुड़ की एक छवि अंकित थी, 62,000 किलोग्राम तांबे से बनी भगवान बुद्ध की गगनचुंबी प्रतिमा। अक्सर चमकते हुए तारों का अंत रहस्यमय होता है। कुछ इसी तरह सम्राट ललितादित्य का अवसान भी बहुत रहस्यमय रहा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सत्ता त्याग दी और एक तपस्वी के रूप में यात्रा पर निकल पड़े। कुछ लोगों का कहना है कि एक युद्ध के दौरान अचानक हिमपात होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपने सिर पर मंडरा रहे हार के अपमान से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि ये महत्वहीन है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, बल्कि महत्व ये रखता है कि वो जिए कैसे। निश्चित रूप से वे पूरे भारत में सबसे महान सम्राटों में से एक हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उनके शासनकाल में कश्मीर ने अपना स्वर्ण युग देखा और सम्राट ललितादित्य ने इतिहास में अपने लिए एक अमिट स्थान बनाया है। इन खंडहरों की तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि ये कभी उत्कृष्ट सूर्य मंदिर था। ये अतुलनीय है, एक ऐसा रूपक है जो हमें बताता है कि ललितादित्य के समय और अब के कश्मीर में क्या बदल गया है। क्या हम ऐसे महान सम्राटों के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं? ये प्रश्न एक बार हमें स्वयं से अवश्य पूछना चाहिए।